लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं पिछले लेक्चर में भी। कुछ बेसिक पॉइंट्स चंद एक पॉइंट्स हम आज भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि वी डिस्कस अबाउट लिटिल बिट अबाउट फंक्शंस ऑफ फूड, अबाउट बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एंड देन वी डिस्कस आल्सो डिस्कस अबाउट सेल साइकिल एंड सेंसरी इवैल्यूएशन। आज हम इन पॉइंट्स के बारे में एक ओवरव्यू करेंगे इन पॉइंट्स को। ओके, सबसे पहले फंक्शन ऑफ फूड। फूड जो है हमने लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया। आपको फूड जो है के अंदर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो आपको एनर्जी देते हैं। कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। सो ऐसी फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मौजूद है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फूड आपको एनर्जी दे रही है। एनर्जी क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, इसलिए फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। आपके बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। आपको पता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है। आपके जितने भी आपके बॉडी है आपकी, दैट आर आल्सो मेड ऑफ दीस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपका प्रोटीन इज अ मेजर कंटेंट ऑफ योर स्किन। आपकी स्किन जो है मोस्टली देयर में इट्स मेड ऑफ प्रोटीन। सो आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस में आपका इसका बड़ा रोल है। आपका जो ब्रेन ब्रेन 60% ऑफ योर ब्रेन इज मेड ऑफ फैट। ठीक है। आपका योर हार्ट जितने भी है दैट्स एक्चुअली मसल, दैट्स अ प्रोटीन। So it also has a role in maintenance of body structure, regulating body processes। आप जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके अंदर इसका बड़ा अहम रोल है। ऐसे ही ना आपके जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑल हैज अ रोल इन रेगुलेटिंग दोज बॉडी प्रोसेसेस, दोज केमिकल रिएक्शंस। जो कि आप इसको डिटेल में केमिकल प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे इन बायोकेमिस्ट्री में। और साथ में जब आप मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर आप इन बॉडी प्रोसेसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका रोल है बॉडी प्रोसेसेस के रेगुलेशन में। प्रोटेक्टिव फंक्शन, बिल्कुल आपके जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन। आपके बॉडी को जो एंटीजेंस हैं, आपके बॉडी को जितने भी माइक्रोब्स हैं उनसे बचाता है। प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रिवेंट्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा आपके जो फैट है, आपकी फैट जो कि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके इर्द गिर्द मौजूद है, दैट इज सराउंड द वाइटल ऑर्गन्स, दैट प्रोवाइड द वाइटल ऑर्गन फ्रॉम फिजिकल ट्रॉमा। ठीक है, अगर फिजिकल ट्रॉमा अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स और व्हेन एवर यू फॉल, in that case it provides from your vital organs from physical trauma. So आपको it protects from infections, from microorganisms and from physical traumas। आपका फूड जो है इसके बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं जो कि आप डिटेल में डिस्कस करेंगे इन योर सीनियर सेमेस्टर। जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप इन इन्हीं सब्जेक्ट्स को, इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल, आप इनका एक अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे ऑन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एनर्जी आपको चाहिए होती है दोनों इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस के लिए और वॉलेंट्री दोनों प्रोसेसेस के लिए। हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री, हम इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस भी होते हैं और हम जो परफॉर्म करते हैं खुद वो वॉलेंट्री होते हैं। सो इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस that actually done without our will or conscious control, that is not in our conscious control, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे एक्टिविटीज को हम बोलते हैं that is involuntary activities, involuntary processes। so voluntary processes, वो वाली एक्टिविटीज जो हमारी कंट्रोल में है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कार्डियक कंट्रैक्शन, आपका हार्ट बीट जो है, हार्ट इज वर्किंग कंटिन्यूअसली वर्किंग एंड इट्स कार्डियक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसको हम बोलते हैं। तो इट्स इनवॉलंटरी प्रोसेस, ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, डाइजेशन का प्रोसेस है, इट्स इनवॉलंटरी प्रोसेस। वॉलेंट्री प्रोसेस क्या? वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो हम काम कर रहे हैं ये सारे क्या है? वॉलेंट्री प्रोसेसेस है। तो हम दोनों के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? हमने लास्ट क्लास में हमने दो टर्म्स यूज की। हमने वी डिस्कस रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर
एंड वी डिस्कस टोटल एनर्जी। ठीक है, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर में हमने क्या किया कि ऐसी एनर्जी जो कि हम जब रेस्टिंग स्टेट में होते हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल, जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको लिए हमें एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं दैट इज अ रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो रेस्टिंग एनर्जी हम बीएमआर जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इज एक्चुअली रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। सो इट्स अ एनर्जी जो हमें चाहिए होती है हमारे जो बेसिक लाइफ फंक्शंस के लिए, बेसिक लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं दैट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट और रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है? अब टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर में हम, आपको याद होगा आप क्या कर रहे थे, आपके जो बीएमआर है या फिर रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे किसके साथ? एक्टिविटी फैक्टर के साथ। जितनी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं रेस्टिंग स्टेट के अलावा, जो आप काम कर रहे हैं, वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जॉगिंग, रनिंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है, आप उसका एक एक्टिविटी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते थे, वो आ जाता था हमारे पास टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। जो कि हमें पूरे दिन में एनर्जी चाहिए होती है, जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हम जो बेसिक लाइफ फंक्शन हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको एनर्जी चाहिए, जो उसके अलावा जो हमें एनर्जी चाहिए वो भी मिला के, दोनों को जब हम मिला लेते हैं कंबाइन कलेक्टिवली, हम उसको बोलते हैं, वो क्या है? टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगर आप आपके जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो क्या है? दैट इज एनर्जी जो आपको रिक्वायर होती है आपकी लाइफ, बेसिक लाइफ फंक्शंस के लिए। आपको जो रेस्टिंग स्टेट पे आपको एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं दैट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट और रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज, दीज आर द, एक्चुअली इट्स, अगर आप अपनी फूड से, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए आप फूड से एनर्जी लेते हैं। It's a conversion of, it's a process in which food is converted to ATP. Okay, it's a process इसके जरिए फूड से एनर्जी हम हासिल करते हैं। उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। सो इट्स अ केमिकल प्रोसेस जिसके जरिए हम फूड से आप एनर्जी ले रहे हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल जस्ट सिंपल बताता हूँ। आपने कोई भी खाना लिया, फूड आप इनटेक किया आपने, ठीक है, आपके ये फूड आपने कंज्यूम की कोई भी, वो आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू यहाँ से डाइजेशन हुई। उसके बाद आपके आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन थ्रू आपके ब्लड सर्कुलेशन, इट गो टू योर टारगेट ऑर्गन्स। मैं यहाँ पे टारगेट ऑर्गन एक बना देता हूँ, दैट इज द लिवर। ठीक है, ये टारगेट ऑर्गन मैंने बना दिया, इट्स अ लिवर। लिवर में आ गई, लिवर के सेल के अंदर चली गई। तो मैं ये लीवर का एक सेल बना दिया, एक छोटा सा सेल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। लीवर के सेल के अंदर अब फूड जो है, फूड जब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हुई, फूड के आगे फिर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। वो जितने भी इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, ग़िज़ाई अज्जा थे, वो सारे अब्जॉर्ब होके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पे आ गए? लीवर में आए, टारगेट ऑर्गन में जाते हैं जहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है। वहां पे अब उस जो न्यूट्रिएंट है, ग़िज़ाई अज्जा है, उससे हमें एनर्जी चाहिए, उससे अब उस चीज से हमें एनर्जी चाहिए। तो वो क्या होगा, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे ये चीजें जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज कह रहे हैं, दैट्स अ कार्बोहाइड्रेट। अब ये ग्लूकोज से हम सेल के अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे जिससे एटीपी बन जाएगी। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं इट्स अ सेलुलर रेस्पिरेशन, कि वो सेल के अंदर वो केमिकल रिएक्शंस जिससे हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलती है, उसको बोलते हैं दैट्स अ सेलुलर रेस्पिरेशन। उस पूरे प्रोसेस को, प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेल के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, जिससे हम एनर्जी हमें मिलती है। आप इस चीज को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कौन से प्रोसीजर होते हैं ये देखिए। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है, क्रेब्स साइकिल, टीसीएस साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस का
एंड प्रोडक्ट हमारे पास जो आता है वो दैट इज अ पायरोवेट। ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट हमारे पास आ गया पायरोवेट, पायरोवेट आगे एंड चला जाता है, एंटर हो जाता है टीसी साइकिल में, टीसी साइकिल देन एंटर इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वहां से हमें एनर्जी मिलती है। देखिए यहाँ से हमें 2 एटीपी एनर्जी मिल रही है, यहाँ से 2 एटीपी, यहाँ से 34 एटीपी। तो ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो आपने अभी जैसे कि डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में, कि आपके जो भी फूड लेते हैं वो डाइजेशन अब्जॉर्प्शन के बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो थ्रू ब्लड सर्कुलेशन मूव करते हैं आपके टारगेट ऑर्गन में, वहां पे सेल में जाते हैं, सेल में जाके ये वाले प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, और इसके नतीजे में हमारे पास एनर्जी हमें एटीपी हमें मिलती है, ठीक है। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये क्या है? आप देखिए एटीपी के 3 सब यूनिट्स हैं। कितने? 3 सब यूनिट। फर्स्ट वन इज 5 कार्बन ग्लूकोज दैट इज अ राइबोज, 5 कार्बन शुगर दैट इज अ राइबोज, दिस फर्स्ट सब यूनिट। ये एक साइड पे अटैच होता है आपकी नाइट्रोजनस बेस से, एडिनोसिन से अटैच है, ठीक है, इट्स एडिनोसिन, एक साइड पे एडिनोसिन से अटैच है, और दूसरी साइड से ये 3 फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है, ठीक है। 3 सब यूनिट हो गए ना, एक है 5 कार्बन यूनिट्स शुगर जो कि राइबोज है, उसके साथ ये नाइट्रोजनस बेस से अटैच है, दैट इज द एडिनोसिन, तो दैट्स द एडिनिन, एडिनिन के साथ अटैच है, और साथ में 3 फास्फेट यूनिट्स के साथ अटैच है, 3 फास्फेट ग्रुप्स के साथ। सो नाइट्रोजनस बेस और राइबोज या नाइट्रोजनस बेस जब बाइंड करती है विद 5 कार्बन शुगर, तो उन दोनों कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं इट्स अ, तो हम कलेक्टिवली इसको बोलते हैं इट्स अ एडिनोसिन, वी कॉल इट दैट इज द एडिनोसिन, एडिनोसिन, ठीक है। सो एडिनोसिन प्लस 3 फॉस्फेट ग्रुप्स दैट्स अ ट्राइफॉस्फेट, सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाई वी कॉल इट एटीपी? देखिए 3 सब यूनिट्स हैं आपके एटीपी के। पहला सब यूनिट क्या है? पहला है राइबोस, 5 उसके 5 कार्बन शुगर राइबोस, जो कि बाइंड है आपकी नाइट्रोजनस बेस एडेनिन के साथ। दूसरा सब यूनिट हो गया, तो एडेनिन और राइबोस दोनों जब मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिवली दैट्स द एडिनोसिन, so adenosine plus 3 phosphates, so we call it that is the adenosine triphosphate, so ATP हो गया। ये ATP है, इसको बोलते हैं we call it that is the energy currency of life, ये आपकी एनर्जी को, एटीपी जो है एनर्जी को सेल के अंदर स्टोर करता है और सप्लाई भी करता है एनर्जी सेल को। अभी हम देखते हैं कि आप देखेंगे आगे कि किस तरह एनर्जी सप्लाई कर रहा है। अब 2 और टर्म्स हैं यहाँ पे, अभी आपको समझ आ गई होगी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे बनता है, कि उनसे इसके 3 सब यूनिट्स हैं। आगे 2 चीजें और हैं, एक है न्यूक्लियोसाइड और एक है न्यूक्लियोटाइड, इनको हम देखना है। वन इज न्यूक्लियोसाइड, अदर इज न्यूक्लियोटाइड। जब आपका अगर आपका नाइट्रोजनस बेस जो है, इफ नाइट्रोजनस बेस बाइंड विद 5 कार्बन शुगर, ठीक है, अगर नाइट्रोजनस बेस आपका 5 कार्बन शुगर के साथ बाइंड होता है, इन दोनों को वी कॉल इट दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड, दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड। ये देखिए ये नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, ये 5 कार्बन शुगर के साथ बाइंड है, तो हम इनको इसको क्या बोलेंगे? इट्स अ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो ये क्या होगा? इट्स अ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर नाइट्रोजनस बेस, अगर जो है 5 कार्बन शुगर, आपका जो नाइट्रोजनस बेस है 5 कार्बन शुगर के साथ 3 फास्फेट ग्रुप के साथ भी बाइंड हो, तो फिर उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोटाइड, ठीक है।
अब इसकी आपको समझ आई है कि अगर नाइट्रोजनस बेस जो है बाइंड है आपके 5 कार्बन शुगर के साथ, तो वी कॉल इट इट्स अ न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस बाइंड है 5 कार्बन शुगर के साथ, इट्स अ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजनस बेस भी है, बाइंड है साथ में 5 कार्बन शुगर के साथ और साथ में 3 फास्फेट ग्रुप्स के साथ, तो ये फिर क्या होगा, इट्स विल बी अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि एडेनिन और राइबोस ये दोनों क्या हैं, इट्स अ न्यूक्लियोसाइड। सो अगर मैं साथ में 3 फास्फेट ग्रुप भी बना ऐड कर रहा हूं, तो इट विल बी अ न्यूक्लियोटाइड। सो एटीपी, एटीपी के अंदर एक नाइट्रोजनस बेस भी है, 5 कार्बन शुगर भी है, 3 फास्फेट ग्रुप भी हैं। सो ये क्या होगा, इट विल बी अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, स्टोर्स एनर्जी, जो क्या है, ये स्टोर एनर्जी स्टोर करते हैं, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है। सो अब एटीपी जो है एनर्जी हमें कैसे दे रहा है, एटीपी एटीपी ब्रेक डाउन होता है टू एडीपी प्लस फास्फेट। जब ये ब्रेक डाउन होता है, एटीपी ब्रेक डाउन होती है इनटू एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और साथ में एक फास्फेट ग्रुप, इस टाइम पे एक एनर्जी देता है, साथ में एनर्जी देता है। तो ये कैसे होता है प्रोसेस, थ्रू हाइड्रोलिसिस। प्रोसीजर कौन से प्रोसेस से, हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से एटीपी ब्रेकडाउन होती है। मीन इसके अंदर एटीपी ब्रेकडाउन होता है एडीपी में और फास्फेट में, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी हमें मिल रही है, उसको बोलते हैं दैट इज अ एक्सरजोनिक रिएक्शन। एक्सर एक्सरजोनिक, ठीक है, ओके। एटीपी से एनर्जी कैसे मिलती है, एटीपी की जब ब्रेकडाउन होती है इनटू थ्रू हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इनटू एडीपी एंड फास्फेट, उस टाइम पे हमें साथ एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में एनर्जी हम मिल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको बोलते हैं एक्सर्जोनिक प्रोसेस। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मीन के अब एडीपी जो है, एडीपी एडीपी फास्फेट के साथ मिलके दोबारा से एटीपी भी बना लेता है, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जब ये दोबारा से फास्फेट के साथ मिलके एटीपी बनाएगा, तो ये कौन सा प्रोसीजर होगा, इसके अंदर एनर्जी, इस रिएक्शन में एनर्जी यूज हो रही है, तो ये प्रोसेस होगा एंडरजोनिक प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिससे एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सर्जोनिक, और ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, जिस रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, वो बोलते हैं एंडरजोनिक प्रोसेस रिएक्शन। तो आपको अभी इसका आइडिया हो गया होगा कि एटीपी से एनर्जी किस तरह मिलती है। एटीपी की ब्रेकडाउन होती है थ्रू हाइड्रोलिसिस प्रोसेस और उससे एनर्जी मिलती है। फूड के जो एनर्जी है, फूड एनर्जी, उसको हम मेजर करते हैं कैलोरीज में, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। और जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है हर पर्सन की, हर इंडिविजुअल की वेरी करती है, उसकी उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से, उसकी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से, और उसके जेंडर के हिसाब से हर पर्सन की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो वेरी कर रही होती है पर्सन टू पर्सन। सेल साइकिल क्या है, अगर हम बात करें सिंपल वे में, तो लाइफ स्पैन ऑफ सेल, सेल की अगर पूरी लाइफ स्पैन की बात करें, उसको बोलते हैं दैट्स अ सेल साइकिल। इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, पहले हम इस साइकिल को समझते हैं। ये साइकिल समझ आ गई तो आपकी डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी इसकी, सेल साइकिल की। यहाँ पे आपको दो मेन फेजेस नजर आ रही हैं, ठीक है। एक है कुछ सेल साइकिल की हम बात करते हैं,
यहाँ पे यू कैन सी टू फेसेस, मेन जो एक है एम फेज, माइटोसिस फेज, ये आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है, दैट इज द एम फेज, एंड इट्स अ इंटरफेस। ये आपको जो ब्लू में नजर आ रही है इट्स अ इंटरफेस। ये सेल जो है अपना ज्यादा टाइम जो स्पेंड कर रहा है वो इंटरफेज में स्पेंड करता है। जो एम फेज है इसके अंदर डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होती है, जैसे माइटोसिस फेज इसके अंदर सेल डिवाइड होता है इनटू टू, और इंटरफेज के अंदर सेल अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेल स्पेंड इन द इंटरफेज। लेकिन एक्सेप्ट कैंसर, कैंसर सेल जो है वो अपना ज्यादा टाइम क्योंकि इसमें स्पेंड इंटरफेज में स्पेंड नहीं करते, कि वहां पे अब नॉर्मल डिवीजन हो रही होती है सेल की, सेल कंटिन्यूस रैपिड डिवीजन हो रही होती है सेल की, तो इसलिए इंटरफेज में टाइम वो कम स्पेंड करते हैं सेल। लेकिन बाकी जो हेल्दी सेल्स हैं वो ज्यादा टाइम अपना इंटरफेज में ही स्पेंड कर रहे होते हैं। तो दो फेजेस हमने डिस्कस की, माइटोसिस जिसके अंदर सेल डिवाइड होता है, और इंटरफेज। इंटरफेज के आगे फर्दर तीन कैटेगरीज है, एक है जीवन फेज, ठीक है, जीवन फेज, दूसरी है एस फेज, और तीसरी क्या है, G2 फेज, दिस वन। जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज में आपकी जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, ऑर्गेनेलिज जितनी भी हैं, आपके सेल ऑर्गेनेलिज हैं, प्रोटीन हैं, वो सिंथेसाइज होती हैं इस जीवन फेज के अंदर। G2 फेज, G2 जो सॉरी एस फेज, उसके बाद कौन सी फेज आती है, एस फेज। एस फेज में डीएनए जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसकी रेप्लिकेशन होती है। आपकी जो 23 क्रोमोसोम्स हैं तो 23 से आपके 46 हो जाएंगे, तो रेप्लिकेशन होगी आपकी। तो जीवन फेज में सेल के ऑर्गेनेलिज प्रोटीन बन रही हैं, G2 फेज में डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेट होना बहुत जरूरी है दो सेल में। दो सेल में जब सेल एक सेल ने दो सेल में डिवाइड होना है तो सेल को रेप्लिकेट होना, उसके जो डीएनए मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको रेप्लिकेट होना होगा। तो एस फेज में वो रेप्लिकेट हो जाता है इनटू 2। फिर आता है G2 फेज। G2 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, एंड देन आता है एम फेज जिसमें सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो सिंपल है बहुत कि एम फेज में डिवीजन होती है, G1 फेज में सेल में की ऑर्गेनेलिज बनती हैं, प्रोटीन बनती हैं, एस फेज में सेल जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसकी रेप्लिकेशन होती है इनटू 2। आपकी 23 क्रोमोसोम है तो 46 हो जाती है। G2 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन, और एम फेज में डिवीजन हो जाती है। कुछ सेल्स, नॉट ऑल, कुछ सेल्स G1 से G0 फेज में चले जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ सेल्स G1 से G0 फेज में चले जाते हैं, स्पेशली न्यूरोनल सेल्स। उसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं होते, न्यूरोनल सेल्स एक से दो में डिवाइड नहीं होते। वो G1 फेज से जब उसके ऑर्गेनेल सारे बन जाती हैं वो G0 में चले जाते हैं, तो उसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो ये था कि आपकी सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में हमने क्या देखा कि सेल साइकिल, सेल ने जब एक से दो हिस्सों में डिवाइड होना होता है, उसके ऑर्गेनेलिस सिंथेसाइज होती हैं, जितनी भी थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं साइटोप्लाज्म में वो दो में डिवाइड होता है। एंड देन उसकी जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए भी आगे फर्दर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, और जब ये सब हो जाता है तो एज अ रिजल्ट सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। तो अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, हमें सेल साइकिल की समझ आ गई, डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ये क्या है, इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स बहुत ज्यादा एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सेल जो है सेल का डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, सेल की ऑर्गेनेलिज साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिज की डिवीजन होती है, और ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हमने सेल साइकिल में जो हमने डिस्कस किया, फेजेस में यही हमने डिस्कस किया। ठीक हो गया, ओके। हमें सेल साइकिल की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई सेल साइकिल इज नीडेड, ग्रोथ के लिए। अगर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करना है तो सेल को डिवाइड होना होगा, इसी तरह ग्रोथ होगी सेल की। अगर कोई सेल डाई हो गए हैं हमारी बॉडी में, ये जो सेल डेथ का प्रोसेस है चलता रहता है, सेल ने
पुराने सेल की डेथ होती रहती है, नए सेल बनते रहते हैं। तो जब सेल की डेथ होती है, उस टाइम पे नए सेल आ जाते हैं। कोई सेल डैमेज हो गया है, उसकी वो जो है आपको उसकी जगह पे नए सेल ले लेते हैं, और डैमेज सेल की रिपेयरिंग जो है वो भी आपको सेल डिवीजन के से ही होती है। तो आपकी ग्रोथ के लिए आपको आपको सेल साइकिल की जरूरत होती है। मेटाबॉलिज्म क्या है? हमने जैसे कहा कि हम मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी बॉडी में हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो आएंगे मेटाबॉलिज्म के अंदर, जो कि हमारे लिविंग स्टेट ऑफ सेल, हमारे सेल के जो मेंटेनेंस के लिए, दैट मेंटेन इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म। तो वो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो किस में आएंगे? मेटाबॉलिज्म में आएंगे। अब मेटाबॉलिज्म अगर केमिकल रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है कैटाबॉलिज्म और एक हो सकता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, दो आगे फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे हम इसको। एक इज वन इज कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज एनाबॉलिज्म। ये देखिए आप, कैटाबॉलिज्म में क्या है कि दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी। आप मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है कैटाबॉलिज्म में, ठीक है, ताकि उससे एनर्जी ले सकें। जैसे कि सेल रेस्पिरेशन है, हमने सेल रेस्पिरेशन की पहले बात की, तो सेल की अगर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है, उसको बोलते हैं दैट इज अ कैटाबॉलिज्म। अगर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जैसा कि ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? दैट इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। जेनेसिस मीन सिंथेसिस, लाइपोजेनेसिस, जेनेसिस मीन सिंथेसिस, तो लाइपो मीन लिपिड्स, लिपिड की सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। बिल्कुल, कैटाबॉलिज्म दैट इज अ ब्रेकडाउन जिसके अंदर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, एनाबॉलिज्म जिसके अंदर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के आगे हमने कहा कि इसको जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ सेल, उसको बोलते हैं दैट इज द मेटाबॉलिज्म। तो दो तरह के केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म में हो सकते हैं, या तो कैटाबॉलिज्म हो सकती है या एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में सेल मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, एनाबॉलिज्म की उसकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, होम्योस्टैसिस। अब देखिए, मेटाबॉलिज्म जो है उस अगर वो प्रॉपर्ली रेगुलेटेड है, उसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस, कि देयर इज अ बैलेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, देयर इज अ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म अगर बैलेंस है, उसको बोलते हैं दैट इज अ होम्योस्टैसिस। अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगी तो भी होम्योस्टैसिस में नहीं आएगी, तो एनाबॉलिज्म अगर ज्यादा होगी देन इट विल बी नॉट इन, तो हम ये नहीं कह सकते कि होम्योस्टैसिस है। होम्योस्टैसिस हम तभी कहेंगे जब दोनों में बैलेंस हो, सो दैट इज अ होम्योस्टैसिस। अब कुछ हार्मोन्स हैं जो कि इस होम्योस्टैसिस को मेंटेन रख रहे होते हैं। ठीक है, हम उन हार्मोन्स का डिस्कस करते हैं अभी। एनाबॉलिक हार्मोन कौन से हैं? जैसे नंबर वन टॉप पे जो आता है वो है इंसुलिन। अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ। सबसे टॉप में है दैट इज अ इंसुलिन। इंसुलिन इज अ एनाबॉलिक हार्मोन जो कि आपके मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में हेल्प करता है। आपके जितनी भी लिपिड सिंथेसिस है, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन लाइपोजेनेसिस को बढ़ाता है, लाइपोलाइसिस को कम करता है। तो क्या हुआ? लिपिड जेनेसिस, लिपोजेनेसिस हमने डिस्कस किया कि जिससे लिपिड सिंथेसाइज होते हैं, ये लिपोजेनेसिस को बढ़ा रहा है, लाइपोलाइसिस उसकी ब्रेकडाउन को कम कर रहा है। ओके, एनाबॉलिक हार्मोन्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इंसुलिन इज अ एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक हार्मोन जो कि सेंस मॉलिक्यूल के सिंथेसिस करवाता है। तो इंसुलिन जो है आपका जो लिपिड है उसकी सिंथेसिस करवा रहा है, और जो लाइपोलाइसिस है उसकी ब्रेकडाउन को कम कर रहा है। तो मैं एच से मैं कह रहा हूँ सिंथेसिस है, और ब्रेकडाउन
या फिर इसको बी से इसकी ब्रेकडाउन में शो कर देता हूँ, ठीक है। सो इंसुलिन क्या करता है, लिपिड्स की सिंथेसिस को बढ़ाता है और ब्रेकडाउन को कम करता है। इसी तरह प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाता है, ठीक है। प्रोटियोजेनेसिस इंक्रीज करता है, सिंथेसिस बढ़ा रहा है। प्रोटियोलाइसिस उसकी ब्रेकडाउन को कम करता है। इस तरह कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो ग्लाइकोजन सेंसिस ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को कम कर रहा है। इंसुलिन इज अ एनाबॉलिक हार्मोन, हार्मोन की सेंसाइज करता है। एक और हार्मोन है, थायरोक्सिन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थायरोक्सिन, पहले हम बाकी जो हार्मोन्स हैं वो डिस्कस करते हैं, जैसे कैटाबोलिक हार्मोन जैसे ग्लूकागोन है, एपिनेफ्रिन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। ये जो हार्मोन है ये इंसुलिन के ऑपोजिट है। ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या है, इंसुलिन के ऑपोजिट हैं। ये जैसे हमने कहा इंसुलिन जो है लिपिड की सिंथेसिस को बढ़ाता है, लाइपोलाइसिस को कम करता है। तो ये क्या करता है, सिंथेसिस, ये हार्मोन जैसे कि ग्लूकागोन है, एपिनेफ्रिन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ये हार्मोन जो लिपिड्स की है उसकी सिंथेसिस को कम कर रहे हैं, मीन कि जो लाइपोजेनेसिस है उसको कम कर रहे हैं, तो लाइपोलाइसिस को बढ़ा रहे हैं। प्रोटियोलाइसिस को बढ़ा रहे हैं, प्रोटियोजेनेसिस को कम कर रहे हैं। ग्लाइकोजेनेसिस को कम कर रहे हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ा रहे हैं। तो इंसुलिन का ऑपोजिट हो गया ये, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं थायरोक्सिन की। थायरोक्सिन ये जो है दैट इज अ कैटाबॉलिक हार्मोन, मेनली इट्स अ कैटाबॉलिक हार्मोन फॉर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फैट की ब्रेकडाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करता है। थायरोक्सिन इज अ कैटाबॉलिक हार्मोन, लेकिन ये प्रोटीन के लिए कैटाबॉलिक भी है, एनाबॉलिक भी है। प्रोटीन की सिंथेसिस भी करवाता है, ब्रेकडाउन भी करवाता है। अगर ये सिंथेसिस नॉर्मली करवाता है, लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो ये फिर उसकी ब्रेकडाउन भी करवाता है थायरोक्सिन। सो थायरोक्सिन जो है दैट इज बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। ओके, बिल्कुल। ओके, आपका जो इंसुलिन जो है ये एक आपका एनाबॉलिक हार्मोन है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, ग्लूकोकोर्टिकाइड ये ब्रेक डाउन करवा रहा है आपके सेल में, ठीक है। ओके, बॉडी की प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी हैं हमारे फूड के, जो क्योंकि हम फूड के अंदर बहुत से हम it prevents us from various infections like diseases or injuries, क्योंकि इसके that contain would also protect us from different infections, diseases और injuries से हमें बचाता है। हमने डिस्कस किया है अभी, हम बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हमारे फूड दे रहा होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम, ये सारे जो है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एक्चुअली ये जो है आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट आर हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उससे हमें बचाते हैं। ये जो है न्यूट्रिएंट्स जो है हमें बहुत ही कम मिकदार में चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें चाहिए, लाजमी होते हैं, लेकिन कम मिकदार में हमें चाहिए होते हैं। अब जो मेजर सोर्सेज हैं आपके, ना सिर्फ आपके जो यहाँ पे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जितने भी आपके हमारे जो हैं जो फूड ग्रुप्स हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, हमें इन सारों से ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हमें सारों से ही फूड लेनी चाहिए। ओके, फूड जो है आपको न्यूट्रिएंट्स जो हैं दैट प्रोवाइड जो मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जितने भी फूड ग्रुप्स हैं वो आपको सारे यहाँ से, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सारे इससे मिलते हैं। और सारे ही हमारी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, हमें अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हम बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं।
सेंसरी इवैल्यूएशन क्या है? अगर आप अपनी फूड को इवैल्यूएट करें थ्रू यूजिंग योर सेंसेस, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, जैसे कि स्मेल है, साइट है, टच, टेस्ट एंड हियरिंग, ये 5 सेंसेस है ना? इन पाँचों को अगर आप यूज़ करें टू इवैल्यूएट द फूड, तो उसको हम बोलेंगे दैट्स अ सेंसरी इवैल्यूएशन, ठीक है? तो सेंसरी इवैल्यूएशन, आपको इसकी डेफिनिशन बड़ी सिंपल है कि आप अपनी पाँचों सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए फूड को इवैल्यूएट करें, तो उसको बोलते हैं दैट्स अ सेंसरी इवैल्यूएशन कि फूड की स्मेल कैसी है, कैसे उसका फिजिकल उसका अपीयरेंस फूड की कैसी है, उसका टच करते हैं तो उसका टेक्सचर कैसा है, टेस्ट कैसा है, उसका हियरिंग, उसकी जो साउंड है वो कैसी है, फूड की जब आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी साउंड कैसी है। तो आप ये 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए आप फूड का जब 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए फूड को इवैल्यूएट करेंगे, वी कॉल इट दैट इज़ अ सेंसरी इवैल्यूएशन, ठीक है? सो सेंसरी इवैल्यूएशन इज़ एनालिसिस ऑफ टेस्ट, स्मेल, उसके साउंड को एनालाइज़ करना, उसकी फीलिंग आप फ़ील करते हैं जब आप उसको टच कर रहे होते हैं, एंड अपीयरेंस ऑफ फूड। आप इन सारी अगर सेंसेस को यूज़ करते हुए आप फूड को इवैल्यूएट करेंगे, तो वी कॉल इट दैट इज़ अ सेंसरी इवैल्यूएशन। जब सेंसरी इवैल्यूएशन की जाती है, तो उस टाइम पे एक स्पेशल उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जो कि सेंसरी इवैल्यूएट कर रहे होते हैं लोग। जैसे कि उनको ऐसा लाइट जो है व्हाइट लाइट यूज़ कीजिए ताकि लाइट का इफ़ेक्ट फूड की अपीयरेंस पे ना आए। किचन से थोड़ा-सा दूर रखा जाता है इस रूम को जहाँ पे सेंसरी इवैल्यूएशन होती है, ताकि फूड की स्मेल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना आए। दे आल्सो ड्रिंक वाटर, उनको पानी साथ दिया जाता है ताकि जो पहले उन्होंने कुछ कंज़्यूम किया है या फिर एक फूड से दूसरी फूड को इवैल्यूएट करने लगे हैं, तो टेस्ट के अंदर भी इफ़ेक्ट उसका ना आए। तो इस तरह से उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि सेंसरी इवैल्यूएशन जो है वो बेहतर की जा सके। और ये की जाती हैं जब कंपनीज़ अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, तो पहले वो देखती हैं कि कौन-सा टेस्ट जो है, कौन-सी फूड का को लो जो एक्सेप्टेबिलिटी है, एक आम पॉपुलेशन में ज़्यादा है, तो उसके लिए सेंसरी इवैल्यूएशन करवाई जाती है। ठीक है? सो इट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ओके, अभी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो आस्क मी। आप मैं अभी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।